नमस्कार, जन्मुख एनजी लाइफ से मैं वंदना मेहरा। रंगों का त्यौहार होली सबके लिए बहुत खास होता है। इस त्यौहार पर हमारे खर्चे ज़रूरत हो या मजबूरी बढ़ ही जाते हैं। ऐसे में हमारी इनकम के साथ हमारे निवेश हमारी खुशियों को बढ़ाते ही हैं। इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा से जानते हैं कि हम इस त्यौहार पर कैसे निवेश करें ताकि हमारा त्यौहार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। इस त्यौहार पर कैसे करें पूरे परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके घर इस होली पर खुशियां भरे, धन दौलत की बरसात हो, ऐसी मेरी कामना है। आपको मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, अपने हेल्थ को सुरक्षित करना है। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। अगर स्वास्थ्य की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी जितनी भी सेविंग होती है वो टूट जाती है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसके बाद कोई भी प्लानिंग करें। नौकरी या बिजनेस शुरू करते समय क्या प्लान करें। आप जैसे ही नौकरी में आते हैं या बिजनेस करते हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ रही है। आप सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस लें जिसमें आपकी पत्नी और आपके माता पिता सुरक्षित रहें। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, उसके बाद अपनी आगे की प्लानिंग करनी है। शादी और बच्चे होने पे निवेश की क्या प्लानिंग करनी चाहिए। शादी के बाद आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए आने वाले बच्चे की। बच्चा जब होता है तो उसको अगले 18 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले शादी के बाद आप अपने बच्चे, आने वाले बच्चे की प्लानिंग करें और उसके बाद ही कुछ और सोचें आगे करने के लिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए क्या सुझाव देंगे आप। रिटायरमेंट की प्लानिंग, अगर आपकी 20 वर्ष या 25 वर्ष की उम्र है, जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन आ रही है वो 60 साल तक नहीं जाना चाहती, वो 50 साल में अपने को रिटायरमेंट करना चाहती है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। अगर आपकी 25 वर्ष उम्र है और अगले 25 साल के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में प्लानिंग करें। रिटायरमेंट के हिसाब से आपको इतना पैसा मिलेगा जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करेगा, महंगाई को बीट करेगा। और 50 साल से आगे जो आपको 30 साल 35 साल जीना है, उसके लिए आपको किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा और आपको अपने बच्चों के भी अधीन नहीं रहना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जरूरी है, जो कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से, रिटायरमेंट फंड के माध्यम से कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलने के बाद भी क्या दूसरा इंश्योरेंस लिया जा सकता है। आप अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपके बच्चे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर उनको हेल्थ इंश्योरेंस आपका या बच्चों का मिला भी हुआ है तो भी आपका एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। कभी भी आपके बच्चों ने नौकरी को स्विच किया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद आपको शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी में आपको ज़िंदगी बितानी है तो आप एक टॉपअप लेके रखिए। अगर आपको किसी भी कंपनी से 5 लाख या 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि महंगाई दर जो बढ़ रही है, आने वाले समय में वो 5 लाख या 10 लाख की वैल्यू नहीं रहेगी। बहुत ही छोटी सी कीमत पर, 8 से 10 हज़ार रुपये की कीमत पर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक टॉपअप प्लान लेना चाहिए, जिसमें टॉपअप में आपको 1 करोड़ रुपए तक का आपका स्वास्थ्य बीमा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी किसी कंपनी में 5 लाख की पॉलिसी है, जैसे ही वो खत्म होगी तो हमारा टॉपअप काम करेगा, जो कि आपको 1 करोड़ तक का कवरेज देगा मात्र 9 से 10 हज़ार रुपये में। इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस आपकी ईमानदारी पे निर्भर करता है कि आप अपने परिवार के प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर आप नहीं हैं और आपकी वाइफ हाउस वाइफ हैं, उस कंडीशन में बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपके परिवार को कौन संभालेगा, आपके बच्चों की जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी। तो टर्म इंश्योरेंस एक वो ताकत है कि जो आपके न रहने पर आपके परिवार को एक पौधे में पानी की तरह सींच के बढ़ाती है। आपके बच्चों की शादी या आपके बच्चों का विवाह, किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा हो, उसको पूरा करती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और जितना लंबे समय तक का टर्म इंश्योरेंस मिले, 85 साल या अब 99 साल तक का भी कवरेज आ गया है, उसको जरूर लेना चाहिए। एसआईपी में निवेश के फायदे और नुकसान क्या है। एसआईपी में नुकसान के और फायदे के जहां तक आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, उस कंडीशन में अगर आपका होराइजन 5 से 10 साल का है तो एसआईपी में अवश्य जाना चाहिए। जितना रिटर्न यहां पे बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका व्यू 4 महीना, 6 महीना या साल भर का है तो एसआईपी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप अपना बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से निवेश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एसआईपी में अगर आपने 1 साल का होराइजन रखा और मार्केट गिरती है, मान के चलिए आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की और 12 महीने में 60,000 गया तो उसकी वैल्यू 55,000 या 50,000
50,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका होराइजन लंबा है 5 साल या 10 साल तो 15 से 20% का रिटर्न पक्का है, वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी एसआईपी मार्केट की गिरावट को एवरेज करती है और शानदार रिटर्न बना के देती है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या फ़र्क है? म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही एसआईपी आती है। कोई भी लमसम पैसा 5 लाख 10 लाख अगर डालते हैं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के फंड में डाल सकते हैं। हमारे पास डेट फंड भी होते हैं, हमारे पास इक्विटी फंड भी होते हैं, हमारे पास गोल्ड फंड भी होते हैं, हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होते हैं, हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी होती है, हमारे पास मिड कैप कैटेगरी होती है। वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट होती है और उन्हीं फंडों में एसआईपी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। जिसके पास इकट्ठा पैसा नहीं है वो अपनी इनकम के अनुसार अपनी इनकम का 15 से 20% 25% तक सेविंग कर सकता है। हर महीने अगर 1 लाख रुपए की इनकम है तो 25,000 रुपया 5-5 हज़ार रुपया 5 फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करेगा। आने वाले समय में उसके बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों की शादी और उनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग ज़बरदस्त तरीके से होगी। ऑनलाइन ऐप से या डायरेक्ट एसआईपी में निवेश करना कितना उचित है? इसका मतलब हुआ कि आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं, किसी भी मोबाइल के ऐप से आपने निवेश कर दिया और आपको लगता है कि आपने 12,000 रुपये निवेश किया, उसकी वैल्यू 14,000 हो गई है, तो आपका अगर कोई सलाहकार नहीं है तो आप उसको तुरंत बुक कर लेंगे। वही पैसा आपका 25 लाख 30 लाख होने वाला था, आपने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। और अगर किसी एडवाइज़र के थ्रू अगर आपने वो एसआईपी ली हुई है, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपका ये पैसा कितना बनने वाला है या आपने जिस फंड में निवेश किया है। मान के चलिए कि अगर आपका निवेश का होराइजन 15 से 20 साल है और आप डेट फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। इक्विटी में जाना है तो किस फंड में जाना है और कब वहां से क्विट करना है और किस दूसरे फंड में जाना है, ये आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है। आप किसी से भी लीजिए लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू लीजिए। अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप भावुक आके जैसे कोविड जैसे आया, लोगों ने अपने पैसे को नुकसान में बुक कर लिया, और अगर फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो हमेशा बनेगी, वो आपको रोक के रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है, आप डायरेक्ट दवा लेते हैं तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उस चीज़ का माहिर है, तो आपको तुरंत आराम मिलता है। उसी तरह एक फाइनेंशियल एडवाइजर में और डायरेक्ट में यही फ़र्क है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट कई बार अपने कस्टमरों को इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों रोकते हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो मना करते हैं या तो उनके घर में खुद की एजेंसी होती है, वो आपको मना करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बंद करिए। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आपको मना कर रहा है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए और आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स आपके घर में करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ नहीं पहुँचाएगा। इसलिए कभी भी आपको इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अपनी ज़मीर को सुनिए, अपने परिवार की सुनिए कि आपकी क्या ज़रूरत है। कोई भी इनकम टैक्स एक्सपर्ट जिसने पढ़ाई पढ़ी है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी चीज़ आप लीजिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लीजिए, फाइनेंशियल गुरु से लीजिए, जो उसको पूरी नॉलेज हो, आपको कब कैसे सर्विस देनी है, कब आपको हेल्थ इशू आता है, कैसे वो आपकी मदद के लिए सामने खड़ा है। तो हमेशा आपको कोई भी अपनी प्लानिंग करानी है तो इनकम टैक्स एक्सपर्ट से कराइए, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है तो हमेशा निवेश गुरु से कराइए, जिसके पास 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव हो, उसी से फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। किसी भी नए एडवाइजर से आप लेंगे, आज वो है कल दिन बाहर हो जाएगा। तो ज़्यादातर इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्होंने अपने परिवार में किसी के नाम से एजेंसी ली है, वो अपने कोड में करना चाहते हैं, जबकि वो कभी भी ईमानदारी से इस काम को कर नहीं पाएंगे। साल 2 साल में उनकी एजेंसी जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ हो उस खिलाड़ी के, माहिर खिलाड़ी से लीजिए जो आपको हर ज़रूरत पर काम आए।